दोस्तों नमस्कार। जिसकी आशंका थी वो अंततः हो ही गया। जी हाँ, जिस प्रकार से मध्य पूर्व में आशंकाएं बढ़ती जा रही थी कि ईरान बनाम इजराइल, जिसमें इजराइल के साथ अमेरिका भी खड़ा है, वो जंग में तब्दील हो सकता है, तो उस जंग का औपचारिक आगाज आज हो गया। आज सुबह सुबह जिस प्रकार से ईरान के ऊपर इजराइल की तरफ से हमले हुए और उसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और उस जवाबी कार्रवाई में सिर्फ और सिर्फ इजराइल को ही निशाना नहीं बनाया, बल्कि इजराइल के पीछे खड़े जो भी अमेरिकी बेस मध्य पूर्व में थे, उन सबको निशाना बनाने की कोशिश की है। चाहे वो कुवैत में हो, चाहे वो कतर में हो, चाहे वो अबू धाबी में हो, चाहे वो किसी दूसरे गल्फ कंट्री में हो, यहां तक कि बहरीन तक को निशाना बनाया गया। और जिस तरह से ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, उसके बाद से अब यह आशंका बलवती हो चली है कि क्या तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां बहुत विकट है और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जब बहुत विकट है, तो इस परिस्थिति में क्या शांति वार्ता की कोई गुंजाइश बचती है? शांति वार्ता से पहले जिस प्रकार का खून खराबा देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से तकनीकी का प्रदर्शन हो रहा है और जिस प्रकार से आज सुबह ही युद्ध शुरू होने के तत्काल बाद ईरान के नेता खामनेई ने ऐलान किया कि शुरुआत आपने की है तो खत्म हम करेंगे। और इसके साथ ही ये तय हो चला था कि जब शुरुआत आपने की है खत्म हम करेंगे जैसे बयान सामने आ रहे हैं, तो ये मामला किसी मध्यस्थता का नहीं, बल्कि ये मामला अब साफ दिखाई दे रहा है कि मूंछ की लड़ाई में तब्दील हो गया है। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जब पिछली बार ईरान और इजराइल के बीच जो भी एक सीमित युद्ध देखने को मिला, उसके बाद एक साल बाद फिर से युद्ध की नौबत आ गई है। एक तरफ इस युद्ध के शुरू होने के बाद ईरानी विदेश मंत्री अगारची का बयान आया है। ट्रंप के 2012 के बयान को कोट करते हुए उन्होंने ट्वीट किया है। और दूसरी तरफ हमारी स्क्रीन पर आप देखिए, ट्रंप का भी एक सोशल मीडिया पर बयान आया है। अगारची लिखते हैं कि यह बिना किसी उकसावे की गई कार्रवाई है और इस कार्रवाई का हम जवाब देंगे। साफ साफ उन्होंने कहा है कि इस कार्रवाई को वो अनैतिक मानते हैं और अमेरिका फर्स्ट की जो नीति है वो इजराइल फर्स्ट में ट्रंप ने तब्दील कर दी है, लेकिन ये हमेशा की तरह अमेरिका लास्ट साबित होने जा रहा है। ये बात अगारची कहते हैं। और इसके साथ ही जिस तरह के राष्ट्रवाद की बात कही जाती है, उस राष्ट्रवाद के दायरे में ईरान ने अपनी जनता को एकजुट करने के लिए जो कोशिशें की है, उसके जवाब में ट्रंप क्या लिखते हैं वो भी देख लीजिए। ट्रंप साफ कह रहे हैं कि किसी भी तरह के रेडिकल लेफ्ट की किसी भी कार्रवाई को हम नहीं मानते हैं। कोई रेडिकल लेफ्ट ये तय नहीं करेगा कि अमेरिका कैसे कार्रवाई करे और कैसे हमला करे। ये सारी बातें वो कह रहे हैं कि वो तय करने का अधिकार उन्हें है, उन मिलिट्री कमांडर्स को है जिन्हें ट्रंप ने अमेरिका ने नियुक्त किया है। ये मामला दरअसल इतने ही पर रुकने वाला नहीं है। इस मामले के आगे जाकर कई परिस्थितियां बनती है। परिस्थितियां ये बनती है कि यदि मध्य पूर्व के कई देशों के साथ ईरान के संबंध खराब हुए हैं, तो इस बीच में अरब देशों के साथ मध्य पूर्व के दूसरे देशों की टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी शुरू हो गए हैं। जी हाँ, जो आम तौर पर बहुत कम होते हैं, आपसी झगड़े इतने हैं कि बातचीत ना के बराबर होती है, उनके बीच भी अब वार्ताएं शुरू हो गई हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस प्रकार के दृश्य सामने आ रहे हैं, उन दृश्यों पर यदि आप नजर डालें तो अहिंसा और शांति का मार्ग ढूंढने वाले देश के निवासी होने के नाते काफी विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। यहां तक कि ईरान में एक स्कूल को निशाना बनाया गया और उस स्कूल में 40 से ज्यादा बच्चों के मारे जाने की खबरें आ रही है। सवाल यह है कि अमेरिका को इससे हासिल क्या होगा? सवाल यह है कि इस युद्ध की नौबत क्यों आई? और सवाल यह भी उठता है कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिस परिस्थितियों में शांति को रास्ता नहीं दिया गया। ईरान से एक और औपचारिक बयान आया है और वो बयान यह है कि अभी तो पुरानी मिसाइलों से हमला किया गया है, अब जो नई मिसाइलें हैं जब उनका हमला शुरू होगा तो अमेरिका भी देखेगा कि ईरान क्या चीज है। इससे भी आगे 2 कदम आगे बढ़ करके देखें तो परिस्थितियां यह है कि ईरान ने पिछले कुछ सालों में 18,000 के करीब मिसाइलें बनाई है। जो खबरें आती है, जो मीडिया में खबरें आती है, उसकी माने तो 18,000 के करीब मिसाइलों का निर्माण किया है, लेकिन ज्यादातर उसमें हाइपरसोनिक है। तो क्या अब तक हाइपरसोनिक विमानों का इस्तेमाल ईरान ने नहीं किया है? और जब ईरान ने हाइपरसोनिक विमानों का इस्तेमाल नहीं किया तब यह हालत है, फिर यह युद्ध कौन सी शक्ल लेगा? और जब यह युद्ध आगे बढ़ता जाएगा, उस परिस्थिति में
चीन की भूमिका क्या होगी? क्या तकनीकी मदद पहुंचाने तक सीमित होगी? रूस की भूमिका क्या होगी? क्या रूस इजराइल के साथ सीधे सीधे दो दो हाथ करने की स्थिति में खुद को लाएगा? और सेंट्रल एशिया को लेकर जिस प्रकार की जियो पॉलिटिक्स चल रही है, उस जियो पॉलिटिक्स में ईरान के रास्ते जो रास्ता ढूंढा जा रहा है, वो किस नतीजे तक पहुंचेगा? ये युद्ध के अंजाम के साथ तय होगा या युद्ध के अंजाम के बाद तय होगा या काफी पहले तय होगा? ये मोटे तौर पर तो ईरान की जीत और हार पर निर्भर करता है, लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका के लिए रास्ता आसान नहीं है और ईरान ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की है। और इस जवाबी कार्रवाई के बाद वैश्विक परिदृश्य किस प्रकार से बदलेगा, इन तमाम परिस्थितियों पर चर्चा के लिए हम सीधे चलते हैं वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओंकारेश्वर पांडे जी के पास। ओंकारेश्वर जी, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस युद्ध को जो अब टाला नहीं जा सका और अब टाले जाने की कोई संभावना भी नहीं है क्योंकि कोई मध्यस्थ फिलहाल दिख नहीं रहा है, किस तरह से आप एक ऐसे मुहाने पर विश्व को देख रहे हैं जिसमें ईरान के आसपास के ज्यादातर मध्य पूर्व के इस्लामिक देश भी अमेरिका को बेड़ा बनाने के लिए जगह दे रखे हैं, अटैक वहीं से हो रहा है और जवाबी कार्रवाई उन देशों में ईरान कर रहा है क्योंकि वो मजबूर है जवाबी कार्रवाई करने के लिए। इजराइल और अमेरिका की इस जंग में अरब कंट्री की राजनीति, उनकी अपनी कूटनीति, उनकी अपनी जियोपॉलिटिक्स इस युद्ध को कैसे प्रभावित कर रही है? देखिए, अभी अभी तो ये हुआ है कि इज़राइल ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की है अमेरिका के साथ मिलके, अमेरिका के सहयोग से उनके उसमें। और ये स्ट्राइक कल की वियना की बातचीत विफल होने के अगले ही दिन हुई है। हालांकि ये कहा गया था कि अगले हफ्ते एक टेक्निकल दौर की बातचीत होगी, ये बताया गया था। ओमान ने उम्मीद जताई थी कि इस बातचीत से कुछ अच्छे नतीजे निकले हैं, कुछ प्रगति हुई है। हालांकि 5 घंटे की बातचीत के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने खाड़ी में अपने कुछ सोर्सेस को और अधिकारियों को ये कहा कि आज ही निकल जाइए, वहां से हट जाइए। तो इससे अंदेशा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो युद्ध की तैयारी में है। एक दिन पहले ही उनका जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट करियर है, जो युद्धक विमान ले जाने वाला जो शिप है, गेराल्ड फोर्ड, यूएसएसआर गेराल्ड फोर्ड, वो हाइफा के पोर्ट पे पहुंच गया था। हाइफा यानी इजराइल के पोर्ट पर, और इसलिए ताकि वो इजराइल को सिक्योरिटी कवर दे सके। अमेरिका का जो पहला युद्धक विमान है, युद्धक विमान पोत है, जो यूएसएसआर अब्राहम लिंकन, वो पहले से गल्फ की खाड़ी में पहुंचा हुआ है, ईरान को फेस करके वहां के बिल्कुल नजदीक पहुंचा हुआ है। तो ये दो जो युद्धक विमान पोत पहुंच गए, विमान वाहक पोत, तो इससे ये लग रहा था कि ये अब पूरी तरह से कवर करने की लड़ाई है। वैसे भी अमेरिका के कई बेसेस जो हैं, उसमें खाड़ी के कई देशों में, करीब 8 से 10 देशों में, बल्कि उससे भी ज्यादा जगहों पे अमेरिका के छोटे छोटे बेसेस हैं, जिसमें उनका 5th फ्लीट भी शामिल है जो बहरीन में है। तो इस सभी को मिला के एक तरह से ईरान का पूरा घेराव जो है अमेरिका ने कर रखा है, और ये फुल फ्लेजेड वॉर की तैयारी है, कोई छोटे मोटे गीदड़ भभकी की और नहीं। तो वहां जब बातचीत आधी अधूरी खत्म हुई, उसके तुरंत बाद मॉर्निंग में जो है ये इजराइल ने अटैक किया है। और उस अटैक के बाद जो जैसा एक्सपेक्टेड था, जैसा कि ईरान दावा करता रहता था कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम भी रिटेलिएट करेंगे, उसने करीब 8 से 10 इंपॉर्टेंट जो आसपास के मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं उनके बेसिस पे अटैक किया है। और इससे ये लग रहा है कि ये अब लड़ाई अब यहां तक सीमित होने वाली नहीं है, ये और भड़क सकती है। जी जी, आप लड़ाई के और भड़कने की आशंका जता रहे हैं, लेकिन इस बीच आप देखिए कि जो बयान, औपचारिक बयान ईरान की तरफ से आ रहे हैं या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान आ रहा है, ईरान तो सीधे सीधे कह रहा है कि अभी तो पुरानी मिसाइलों से किया है, अभी तो नई मिसाइलें यानी जो हाइपरसोनिक मिसाइलें उनकी है, जो उन्होंने तरक्की की है हाल के दिनों में, साइंटिफिक तरक्की जो की है, उसका प्रदर्शन बाकी है। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि साइंटिफिक तरक्की के बूते ही एक छोटा सा देश इजराइल अरब कंट्री के बीच में किसी प्रकार से सबसे लड़ते भिड़ते हुए सरवाइव कर रहा था। आज की तारीख में जैसा पिछले साल आपने देखा कि ईरान ने जिस प्रकार से जवाब दिया, पूरी दुनिया हतप्रभ रह गई थी कि आखिर ईरान के पास इतनी शानदार टेक्नोलॉजी कैसे आई। आज की तारीख में अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ईरान के पीछे खुलकर अमेरिका खड़ा हो गया, तो क्या रूस और चीन
खुलकर खड़े हो पाएंगे ईरान के पीछे? जब इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा हो गया, तो क्या ईरान के पीछे रूस और चीन फिर खुलकर खड़े हो पाएंगे? क्योंकि मध्य पूर्व के ज्यादातर देशों में जहां अमेरिकी बेस है, उन सब जगह पर ईरान ने जवाबी कार्रवाई कर दी है। जी हाँ, और इस जवाबी कार्रवाई के पीछे कुछ न कुछ ताकत भी है, और ये ताकत जो है, अगर आप देखेंगे, 1 फरवरी को एक एग्रीमेंट, एक एमओयू साइन किया है ईरान ने रूस और चाइना के साथ मिलके। रूस और चाइना दोनों न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री हैं, दोनों P5 कंट्री, परमानेंट 5 जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होता है उसमें भी हैं। तो जी। P5 के 2 कंट्रीज को ईरान ने अपने साथ ले लिया है। जो 43 पेजेस का जो एग्रीमेंट साइन हुआ आपस में, उसमें वैसे तो बड़ी सहज सरल बातें लिखी हुई हैं कि भाई हम युद्ध की स्थिति में एक दूसरे को इकोनॉमिक सपोर्ट देंगे और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे। लेकिन आप जानते हैं कि जब समझौते को बाकायदा प्रचारित किया जाता है तो वो वैसे ही होता है कि जो बादल बरसते हैं वो गरजते नहीं हैं। लेकिन जब बातें छुपाई जाती हैं और बहुत पोलाइटली कही जाती हैं तो ज्यादा खतरनाक होती हैं। ये वही स्थिति वहां पे है। जो ईरान, रशिया, चाइना का जो त्रिगुट मिला है, उसमें कुछ भीतर भीतर बातें हैं जिसकी वजह से आप देखिए कि इजराइल ने अटैक किया ईरान पे, तो ईरान चाहता तो सिर्फ इजराइल पे अटैक कर सकता था, लेकिन उसने जो रिटेलिएटरी अटैक किया है वो 8 से 10 कंट्रीज को, जो मिडिल ईस्ट के जो 8 से 10 कम से कम इलाके हैं, उस पे किया है, जो कि अपने आप में दिखाता है कि आप इसको एस्केलेट कर रहे हैं, क्योंकि अब जी। वो कंट्रीज भी रिटेलिएट करेंगे। और ईरान के जो 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 स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं जिसको वो सपोर्ट करता है वहां पे, कई प्रकार के जो जो इराक की लड़ाई में भी रहे हैं, हिजबुल्ला और उस तरह के जो उग्रवादी समूह हैं, उनको भी कहीं ना कहीं वो एक्टिवेट करने की कोशिश में लगा हुआ है। इसीलिए यह लग रहा है कि ये लड़ाई अब जो है वो रुकने वाली नहीं है, चूंकि ओमान इस बातचीत में लगा हुआ था और वो बातचीत फेल हो गई है। फेल इसलिए भी हो गई है कि 3 जो प्रमुख शर्तें थी अमेरिका की, वो ईरान मानने को तैयार नहीं है। तो जी। इसलिए अब लगता है कि शायद अब बातचीत उस पे नहीं होगी। अब एक ब्रेकिंग लड़ाई न्यूज किस आ रही है स्केल पे सर। आगे जाती एक है, यही देखने की बात है। जी। ओंकारेश्वर जी, एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है, और उस बयान में कहा है कि हम बहुत चिंतित हैं मध्य पूर्व की स्थिति से, और दोनों पक्ष को संयम बरतने की सलाह दी है। ये तो एक स्थापित लाइन है भारत की, लेकिन भारत की लाइन जब ये दिखाई दे रही है, तो हमारे गोदी मीडिया में जो लोग चिल्लाते रहते हैं कि यूक्रेन का युद्ध खत्म करा दिया हमारे प्रधानमंत्री ने, क्या वाकई अभी इजराइल गए थे प्रधानमंत्री? अभी लौट के ही आए हैं, उसके बाद हमला शुरू हुआ है। उसके बाद क्या भारत की एक भूमिका आपको दिखाई देती है कि इस युद्ध को खत्म कराने में मोदी जी जाके खत्म करा देंगे? देखिए, सरकार के स्तर पे विदेश क्योंकि मंत्रालय ये क्या बयान मैंने करेगा। देखा है सर, ये बयान देखने के बाद मुझे लगा है कि महाभारत सीरियल जब देखते थे, तो मैं तो बस हस्तिनापुर की भलाई चाहता हूं, वो भीष्म पितामह वाला आपने देखा होगा चर्चित लाइन, ये उसी टाइप का बयान लग रहा है। नहीं, ठीक है। जो स्टैंड है वो तो भारत का एक पहले से स्टैंड है कि हम ऐसे सभी मामलों में दोनों पक्षों को कहते हैं कि वो शांत रहें या बातचीत से हल निकालें वगैरह वगैरह। ये तो एक किसी भी न्यूट्रल कंट्री का स्टैंड होगा। लेकिन हम्म। इसके जस्ट पहले जब प्रधानमंत्री वहां गए थे, तो हमारा स्टैंड ये भी था कि हम उसके साथ खड़े हो रहे हैं। जब एक के साथ खड़े होंगे तो दूसरे हम्म। को हम फिर कैसे कह पाएंगे कि आप बातचीत करिए या कुछ करिए। ये जी। बड़ा कठिन समय है, और ऐसे कठिन समय में मैं ये मानता हूं, मेरा एक इंडिपेंडेंट थिंकर के रूप में ये व्यू है कि जब तक आपको इसमें वो न किया जाए, जब तक आपका अपना कुछ वो ना हो। आफ्टर ऑल हर देश जो है अपने हित की बात सोचता है। हमारा हम्म। हित तो चाबहार में था। चाबहार को अमेरिका ने कहा कि उसको आप छोड़ दीजिए, उसको वो करिए। अब चाबहार हम छोड़ें, भारत छोड़े, तो इसका फायदा चाइना को मिलता है, और इससे हम्म। किसी का कोई फायदा नहीं है, अमेरिका का या किसी का भी। तो हमारे जो हजारों साल पुराने जो ईरानी सभ्यता के साथ रिलेशन है, उसको छोड़ के हमने ये नया स्टैंड लिया है। तो इसमें फिर हम दोनों बातें कैसे कह सकते हैं? या तो हम इजराइल के साथ खड़े, अमेरिका के साथ खड़े होंगे, या फिर ईरान के साथ खड़े होंगे। दोनों के साथ नहीं है तो फिर दोनों के साथ दिखना होगा। ये बड़ा घालमेल वाला है। मुझे लगता है कि ऐसे समय को अवॉइड किया जाना चाहिए था। यू शुड जी। स्टे अवे।
अगर आपका कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट रोल नहीं है, तो आप हम्म, बाहर रहिए, दूर रहिए, वो ज्यादा बेहतर होता और वही सबसे बेहतर न्यूट्रलिटी हो पाती। लेकिन हम्म। बहरहाल अभी तो जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं। वर्ल्ड ऑर्डर में क्या बदलाव इस युद्ध के बाद हो सकता है, क्योंकि ये युद्ध एक अजीब सी परिस्थिति में हो रहा है। आप देखिए, नाटो बिखरा हुआ है पूरी तरह से। ट्रंप के पीछे दुनिया में इसके पहले कोई भी युद्ध हुआ, चाहे ट्रंप हो या उसके पहले रिपब्लिकन या डेमोक्रेट कोई भी शासन हो, नाटो मजबूती के साथ खड़ा हो जाता था अमेरिका के साथ। इस युद्ध के पहले से दिख रहा है कि नाटो बिखरा हुआ है। उस परिस्थिति में अमेरिका की क्रेडिबिलिटी सवालों के घेरे में है। मध्य पूर्व के भीतर जो एक को एग्जिस्टेंस की, सह अस्तित्व की बात होती है, कभी शांतिपूर्ण तो कभी थोड़ी शांति कम हो जाती है। उन सब के बीच मध्य पूर्व के अंदर किस प्रकार की परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही है, मैं दोनों परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछ रहा हूं। मध्य पूर्व जिसमें इजराइल भी शामिल है और अमेरिका की भूमिका भी। जी। देखिए, मध्य पूर्व के देशों में एक तरह का आपस में सामंजस्य रहा है और वो फलस्तीन के मसले पे खड़े होते रहे हैं, ईरान के मसले पे खड़े होते रहे हैं। लेकिन उनकी हम्म, मजबूरी ये भी रही है कि उनमें से कई देश अमेरिका पर डिपेंडेंट रहे हैं, इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली एंड हम्म, अदरवाइज ऑल्सो। वो एकदम अलग से ईरान के साथ खड़े नहीं हो पाए और वो हम्म, जो है अमेरिका के साथ खड़े हुए। अब इज़राइल को उनके बीच जगह बनानी थी तो उन्होंने अब्राहम समझौता किया और कुछ कंट्रीज को अपने साथ लिया। इज़राइल ने भी कुछ हम्म, कंट्रीज को वहां टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दिए हैं। लेकिन अब जो नई तब्दीली हो रही है, बड़ी हम्म, खामोशी के साथ चाइना उनमें इनरोड कर रहा है। जी। चाइना उन सारी चीजों को उनको सपोर्ट करने को तैयार है जो उनको अमेरिका से या इज़राइल से मिलता था। वो एक अल्टरनेट सपोर्ट बेस बन के तैयार हुआ है। दूसरा, हम्म, इस चीज को लेके रशिया का बड़ा क्लियर स्टैंड है। रशिया ने जो कहा है, जो स्टेटमेंट आया है कि भाई अमेरिका 249 साल पुराना, अब तो 250 साल पूरा होने वाला है उसको, हम्म, वो है। और जो ईरानी सभ्यता है वो 2500 साल पुरानी है, तो हम उसके साथ खड़े होंगे। दूसरी बात जो चाइना ने उठाई है, चाइना का जो स्टेटमेंट आया है, उसने इसके मोरल एस्पेक्ट पे सवाल खड़े किए हैं कि भाई जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं, चाहे वो न्यूक्लियर उसको लेके, हथियारों को लेके हो, उस पे इंस्टीट्यूशनली P5 को एक साथ बातचीत करनी थी, अमेरिका उससे विड्रॉ कर गया है। दूसरा, जब आप दूसरे देशों को कहते हैं कि आप न्यूक्लियर आर्म्स को ना बढ़ाएं, तो आपको खुद को भी देखना पड़ेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर आर्म्स आपके पास है और आप उसमें आपने फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज का भी कोई कमिटमेंट नहीं कर रखा है, जी। जो कि बाकी कंट्री करते हैं, जैसे चाइना ने किया हुआ है, भारत ने किया हुआ है। भारत के पास परमाणु हथियार है, लेकिन हमने नो फर्स्ट यूज का भी वो डिक्लेरेशन दे रखा है कि हम हम्म, पहले किसी पे परमाणु हथियार नहीं चलाएंगे। उसी तरह चाइना ने, उसी तरह अदर कंट्रीज ने भी किया हुआ है। तो ये सवाल चाइना ने उठाया कि क्या अमेरिका ने भी ये कर रखा है। रशिया का सवाल है। दूसरे कंट्रीज, अब अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, वो उठा रहे हैं सवाल कि भाई हमारे अस्तित्व का सवाल होगा वहां से अगर तेल सप्लाई बंद हो जाएगी। आप समझिए कि तो इस भारत के अंदर खाड़ी महंगाई से बढ़ेगी। सिर्फ महंगाई नहीं, बहुत कुछ चीजों पे असर पड़ेगा। अभी देखिए, वहां पे खाड़ी के 8 से 10 कंट्रीज में जहां जहां अटैक हो रहे हैं, सबके एयरपोर्ट बंद हो रहे हैं। तो आप समझिए कि कितने हाँ, दुबई हजारों की एयरपोर्ट की संख्या में। तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं कि दुबई एयरपोर्ट वीरान पड़ा हुआ है। जी। तो आप ये सोचिए कि वहां जो बिलियनायर्स मिलियनायर्स रहते हैं, अब वो भागने की कोशिश में हैं, क्योंकि हम्म, अटैक वहां के सभी कंट्रीज पे हो रहा है और कब कहां अटैक हो ये कोई ठिकाना नहीं है। भागने के लिए जी। फ्लाइट नहीं है, ये समस्या आन पड़ी है। तो ये जो एक संकट है वो सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं है। दूसरा, होर्मुज की जो वो है, खाड़ी है जहां से तेलों की सप्लाई होती है शिप्स के थ्रू, अगर उसमें वो बंद हो गया तो समझिए कि सिर्फ गल्फ नहीं और पर्शियन ये नहीं, इसमें तो सारी दुनिया की समस्या खड़ी हो जाएगी कि फिर तेल सप्लाई, भारत हो, चाइना हो, अदर कंट्रीज हो, उनकी सप्लाई पे असर पड़ेगा। तो ये हम्म, लंबे समय तक अगर युद्ध खींचा तो समस्या पैदा होगी। और ईरान शायद इस बार यही चाहता है कि आपको लंबा ड्रैग ऑन करना चाहता है।
लंबी लड़ाई में खींचना चाहता है और जी। कई देशों को उलझाना चाह रहा है। वो कई देश उलझ रहे हैं, इसीलिए इसके विश्व युद्ध होने का खतरा बन रहा है। इसीलिए जब ये तीनों के हम मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट को देखते हैं, जिसमें ईरान, रशिया और चाइना शामिल हैं, तो एक लार्जर जो है वो डिजाइन नजर आता है कि इस बार शायद वो अमेरिका के मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं, क्योंकि वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एक ये भी बना हुआ है कि जैसे वेनेजुएला में मादुरो को उठा लिया गया उसके घर से, जी। और उस पे जो भी आरोप लगे हैं, तो इसको वर्ल्ड ऑर्डर के लिए एक नए किस्म का वो बनाया गया है कि भाई आप ही जज, आप ही दारोगा, आप ही सब कुछ डिसाइड कर लेंगे। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। तो ये इसको लेके जो है अब देखना है कि ये कितना एस्केलेट होता है या किसी लेवल पे जाकर रुकता है। जी। इसमें एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या खामनेई प्रशासन को, जो पहले कहा जा रहा था कि अमेरिका का मकसद रिजीम चेंज नहीं है, लेकिन अब तो बयान तक आने लगे कि खामनेई प्रशासन से मुक्ति की बात हो रही है। यहां तक कि अमेरिका का पिट्ठू जिन्हें माना जाता है, रजा पहलवी को, वो भी रिजीम चेंज की बातें कर रहे हैं और इसका स्वागत कर रहे हैं। सवाल यह है कि अब जब मामला युद्ध आगे बढ़ता है तो रिजीम चेंज की हद तक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि अमेरिका उसके बिना पीछे नहीं हटना चाहेगा और ईरान अपनी सारी ताकत झोंकेगा। तो जो बात आप कह रहे हैं कि एक तरफ जैसे मादुरो को उठा लिया गया, वहां इस तरह से युद्ध की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ईरान टेक्नोलॉजी में आगे है, उसकी एक सिविलाइजेशन है, उसके साथ अपनी एक प्राइड जुड़ी हुई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब आपको क्या लग रहा है? युद्ध लंबा खिंचता है तो अमेरिका उलझता हुआ तो हमें दिख रहा है, लेकिन क्या अमेरिका के उलझने से ज्यादा वर्ल्ड ऑर्डर किस और रूप में प्रभावित हो रहा है, ये जरा बताइए हमें। देखिए, जो आपने पकड़ा है वो बिल्कुल सही पकड़ा है कि पहले अमेरिका सिर्फ परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करने की या उसे रोकने की बात करता था। पहले तो नियंत्रित करने से बात शुरू हुई कि कंट्रोल्ड हो, सिविल यूज हो। अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि नहीं, न कंट्रोल न सिविल यूज, आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। आप एनरिचमेंट भी नहीं कर सकते, एनरिच भी करेंगे तो वो आपको हमें देना है या किसी और कंट्री में भेज देना है, उसको हटा देना है वहां से। और आपके तीनों न्यूक्लियर फैसिलिटी, चाहे वो सिविल यूज के लिए हो, वो बंद करना है। तो एक कड़ी शर्त ये हो गई। इसको ईरान जैसा संप्रभु देश, स्वाभिमानी देश शायद नहीं माने। इज़राइल भी उतना ही सतर्क और अपने लिए स्वाभिमानी है, क्योंकि वो ये कहता है कि अगर ये इन्होंने बना लिया और हथियार बना लिया तो हमारे लिए खतरा हो जाएगा, हमारे अस्तित्व के लिए खतरा हो जाएगा। अमेरिका ने यही आरोप अमेरिका पे, प्रेसिडेंट ट्रंप पे लगाया जा रहा है कि उन्होंने इज़राइल फर्स्ट को अमेरिका फर्स्ट बना लिया। तो अब इज़राइल फर्स्ट को आप जब अमेरिका फर्स्ट बना लेते हैं, अपनी पॉलिसी बना लेते हैं, तो आप सिर्फ न्यूक्लियर आर्म्स के रोकने की बात नहीं करते, अब आपने उससे भी एक कदम आगे बढ़ के आप कह रहे नहीं, खamenei को हटाना पड़ेगा और उसको रिजीम चेंज करना है। पिछली बार जब बॉम्ब अटैक किया था ईरान पे, तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा था कि मैं खामनेई को निशाना नहीं बना रहा हूं और नहीं बनाना चाहता हूं। मतलब उस समय भी वो कहीं ना कहीं बात दिमाग में थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, हम उनको, अयातुल्लाह खमैनी को हम निशाना नहीं बनाएंगे। लेकिन अब तो बात सीधी सीधी आ गई। इस बीच में हुआ ये है कि ईरान में कुछ प्रदर्शन हुए हैं। लोग मानते हैं कि वो प्रदर्शन जो है वो स्पॉन्सर्ड भी हैं, जहां से भी हों, या जो भी, हर सोसाइटी में दोनों तरह के लोग होते हैं। वो प्रदर्शनों को ईरान के शासन ने बहुत कड़ाई से कुचला है, ये भी सही है। तो कुचला है, जाहिर है उनको अपने सत्ता के परिवर्तन का डर लगेगा, तो जाहिर है उसको कड़ाई से कुचलेंगे। अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि अगर आपने प्रदर्शनकारियों पर जो कड़ाई की तो हम उसमें बीच में आएंगे, और वो स्थितियां अब आ गई हैं। तो ये अब क्लियर कट है। रजा पहलवी वहां 1960 के जो पैदा हुए, वहां पर फ्लाइट ट्रेनिंग करने के लिए गए थे। शाह के परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जी। मयूर पिकॉक पे उनका उसी थ्रोन पे जन्म हुआ उसमें, और वहां पर बैठे हैं लंबे समय से। वो इस उम्मीद में हैं कि वहां सत्ता परिवर्तन होगा तो हमें जो है वहां शासन करने का अधिकार मिल जाएगा, और अमेरिका जो है वहां उनको प्रधानमंत्री या शासक के रूप में वहां भेज सकता है। लेकिन अब क्या तो ये जो इतना आसान है? रेसिस्टेंस सामने आ रहा है, उस रेसिस्टेंस के बाद क्या स्थितियां बनेगी, ये देखना है। जी। जी। नहीं नहीं, रिजीम चेंज की बातें तो अमेरिका चाह ही रहा है, इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं है, आपने स्पष्ट भी कर दिया। सवाल यह है कि इस युद्ध के बाद अगर ये युद्ध लंबा खिंचता है तब अमेरिका का नुकसान, मैंने जैसे आपसे पूछा था आपने बताया।
उससे भी बड़ा सवाल यह है कि इजराइल का क्या होगा, क्योंकि जिस इजराइल के लिए अमेरिका ने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बनाया, उस इजराइल का इस युद्ध के बाद क्या होगा। क्योंकि इजराइल जिन देशों से लड़ता रहा है वहां अमेरिकी बेस है, और अमेरिकी बेस है तो अमेरिका की वजह से युद्ध में खड़े हैं। जैसे ही वो वापस जाएंगे वहां से, वो सारे देश इजराइल की बजाय ईरान को पकड़ेंगे, या तब भी इजराइल के पक्ष में खड़े रहेंगे, क्योंकि उनका भी एक जनमत है, कई दशकों का एक मिजाज है जो एंटी इजराइल सेंटिमेंट से भरा हुआ है। ये सवाल है कि उस स्थिति में मध्य पूर्व के देशों के शासकों की क्या स्थिति होगी। देखिए, अभी ये लग रहा है कि अभी जो ये कंट्रीज अटैक हुए हैं, जो जिसने ईरान ने जिनको अटैक किया, हालांकि ये भी है बहुत समझने की बात है, उन कंट्रीज में ईरान ने कोशिश की है कि वहां पर जो अमेरिकन बेसेस हैं उस पे अटैक किया जाए। जैसे फिफ्थ फ्लीट पे उन्होंने अटैक किया, बहरीन, जी पनामा, उसमें, और कई कंट्रीज के उन्होंने तो बेसिस पे, उन कंट्रीज पे अटैक नहीं है। और उनका सेंटिमेंट चाहे जो भी हो, वो भी रिटेलिएट तो करेंगे ही ना, उनके संप्रभुता के साथ आएगा तो नहीं, युद्ध मेरा सवाल उलझेगा। यह है सर कि इजराइल चूंकि बीच में एक प्लेयर है, इजराइल की वजह से ही अमेरिका आया है। इस हाँ, युद्ध के तो बाद इजराइल के खिलाफ जो मोर्चा बना हुआ था, मजबूरी में अमेरिका की वजह से मध्य पूर्व के देश खड़े हो गए हैं ईरान के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने बेस दे रखा है। इस युद्ध के बाद क्या मध्य पूर्व के समीकरण बदलेंगे, या वापस पुनः वही बिल्कुल, एंटी इजराइल बिल्कुल इस सेंटिमेंट पे पर आ जाएंगे। बिल्कुल असर पड़ेगा, इस पर असर पड़ेगा। एक आध कंट्रीज ने ये कहना भी शुरू कर दिया है कि इजराइल की वजह से मध्य पूर्व की शांति खतरे में पड़ गई है। तो ये जी कहीं ना कहीं एक्यूजेशन जो है वो करने लग गए हैं। अब ये बात कितने स्तर तक, चूंकि तुरंत तो कुछ होता नहीं है, आप एक किसी भी चीज का माहौल बनने में, बनाने में, किसी को समझने में, समझाने में, अब इजराइल समझा पाता है कि भाई हमारे लिए खतरा है तो आपके लिए भी खतरा है या नहीं है, या वो ये समझ पाते हैं, ईरान की बात को समझ पाते हैं कि इनकी वजह से पूरा मिडिल ईस्ट खतरे में पड़ रहा है। ये नैरेटिव तो विकसित होगा और उसमें वक्त लगेगा। लेकिन आप रेसिस्टेंस को देखिए कि ईरान रेसिस्ट कर रहा है, वह कितना लंबा जाएगा, और इसमें कितने दिनों तक ये चुपचाप खामोश रशिया चाइना बैठे रहेंगे, क्या वो भीतर भीतर सहायता देंगे? और ये इनका जो अमेरिकन और इजरायली जो अटैक है वो कितना बढ़ता चला जाएगा। आज जैसे वहां के एक गर्ल्स स्कूल पे हमले की बात आई है जिसमें 51 बच्चे जी मारे गए हैं, सुना है। जाहिर है जी ईरान ने भी रिटेलिएट किया होगा, तो वहां भी कुछ इजराइल में भी सिविलियंस मारे गए होंगे, वहां से भी कुछ खबरें आ रही हैं। तो ये जो रिजेंटमेंट है वो दोनों तरफ से बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसका हश्र आगे क्या होगा, ये अभी आपको दो एक दिन में, और क्योंकि संभव है कि आज रात कुछ और अटैक हो जाए, कल तक और अटैक हो जाए, ये चल रहा है और अभी रुकने वाला नहीं है। इसका रिपरकशन ओवरऑल जो है पूरे मिडिल ईस्ट में, ये तो तब होगा जब एक आध हफ्ते की लड़ाई चल पड़ेगी और इकोनॉमी प्रभावित होने लगेगी। अभी इकोनॉमी आज से प्रभावित हो गई, फ्लाइट्स बंद जी हो गए, कई सारे कंट्रीज में आना जाना बंद हो गया, इंक्लूडिंग इसराइल। आप दुबई जाने भी मुश्किल है और वहां से निकलना भी मुश्किल है। तो अब दो एक दिनों में और जो है वो मैसिव रिएक्शंस लोगों के आने लगेंगे कि इसका क्या फर्क है, और तब समझ में आएगा कि ये किधर जा रहा है। जी। आखिरी सवाल और सीधा सवाल, बिल्कुल सपाट सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं कि क्या ये मामला रूस के हस्तक्षेप से शांत होगा। क्योंकि आप कह रहे हैं कि रूस बीच में सामने आ सकता है, उसने बयान भी ईरान के समर्थन में दिए हैं, ये बात सही है। सवाल यह है कि रूस आता है, चीन तकनीकी सहायता मुहैया कराता है, फिर भला विश्व युद्ध होने से रोकना तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो रूस की एंट्री जो होगी, जो संभावित एंट्री तय लग रही है कि होनी है, रूस की जो एंट्री होगी इस वार को एस्केलेट करने के लिए होगी, वैश्विक स्वरूप प्रदान करने के लिए होगी, या शांति के लिए होगी। देखिए, हर कंट्री का अपना इंटरेस्ट है, रशिया का भी अपना इंटरेस्ट है, चाइना का अपना इंटरेस्ट है, और ये जो वर्ल्ड लीडर्स लड़ रहे हैं इनका भी अपना इंटरेस्ट है। आपको सोशल मीडिया में कभी कभी हल्की लाइट बातें भी जो आती हैं उसके भी बड़े मायने होते हैं, उसको भी देखना चाहिए। क्योंकि जी दुनिया के लोग जिस बात को ऑब्जर्व कर पाते हैं उसको मेन हम्म, स्ट्रीम मीडिया जनरली नहीं कर पाता है। जो जी मैंने देखा ट्विटर पे, कुछ लोगों ने रिएक्शन किया है कि दरअसल ये लड़ाई एप्स्टीन की फाइलों को दबाने के लिए हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें कई लोगों के नाम आ रहे हैं जिसमें
प्रेसिडेंट जी। ट्रंप भी हैं, नेतन्याहू भी हैं, अदर्स के भी नाम आ रहे हैं। तो उन हाँ। फाइलों से ध्यान बटाने के लिए और उसको भटकाने के लिए भी ये लड़ाई हो रही है। एक तो ये है। रशिया का अपना इंटरेस्ट है कि अमेरिका का ध्यान बटेगा, खाड़ी की तरफ जी। वो फंसे रहेंगे तो यूक्रेन पे उनका ध्यान कम होगा। वैसे भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये इंडिकेशन दिया है कि वो रशिया को कुछ कंसेशन दे सकते हैं, उनके साथ बातचीत पिछले दरवाजे से चल रही है, कुछ हम्म। कंट्रीज के जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके माध्यम से भी चल रही है। तो संभव है कि इसका कुछ फायदा रशिया को मिले कि वो यूक्रेन पर प्रेशर कम हो जाए और उनको कुछ राहत मिल जाए। चाइना का अपना इंटरेस्ट है कि अगर आप इतने उलझे रहेंगे तो आप ताइवान पे ध्यान नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हर जगह तो एक साथ लड़ाई कर नहीं सकते हैं और इस लड़ाई में आप थोड़े कमजोर हो जाएंगे, थोड़े एक्सपोज हो जाएंगे तो ताइवान के लिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। दुनिया जी। के तमाम देशों में एक मैसेज ये गया है। देखिए, दो चीजों को अलग अलग रख के सोचना पड़ेगा। अमेरिका हम्म। एज ए कंट्री इज ए डिफरेंट एंड जी। प्रेसिडेंट इज ए डिफरेंट। प्रेसिडेंट तो किसी भी कंट्री के आते जाते रहेंगे। हम्म। अमेरिका के जो दूसरे देशों से, खासतौर से अपने ही नाटो कंट्री से, यूरोपीय देशों से जो रिलेशन खराब हुए हैं, वो अमेरिका एज ए कंट्री के कारण कम, प्रेसिडेंट ट्रंप के अपने जो उनके स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने जिस तरह से अपमानजनक तरीके से बातें कही कि हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते, तुम्हारा सिक्योरिटी नहीं उठा सकते, और तुम लोग जो भी है, जिस प्रकार के लगातार स्टेटमेंट आए हैं, उसका कहीं ना कहीं रिएक्शन है। या उन्होंने ग्लोबल ट्रेड टैरिफ जो लगाना शुरू किया, सबको एक ही साथ, तुम पे भी टैरिफ, दोस्तों पे भी, दुश्मनों पे भी, सब पे टैरिफ लगाया, भारत भी उसमें शामिल है। तो इससे जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जब लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे दोस्त हैं तब भी टैरिफ, दुश्मन है तो भी टैरिफ, तो दोस्त और दुश्मन में फर्क क्या रहा? उन्होंने फिर कहा हम जी। ग्रीनलैंड ले लेंगे और दे दो हमको, फिर या फिर कनाडा को कहा कि हमारे 91 वो स्टेट बन जाइए, और कनाडा ने साफ साफ कह दिया कि वी आर नॉट फॉर सेल। हम्म। तो ये जो बातें हुई है ना, वो एक एक व्यक्ति, एक सरकार, एक रिजीम से हुई हैं। कंट्री के साथ रिलेशन उनके आज भी हैं, ट्रेड रिलेशंस भी हैं, अदर रिलेशंस भी हैं, और कई सारी चीजें खत्म नहीं हो सकती। वो नहीं, जो लेकिन है इसमें वो एक सवाल और, एक सप्लीमेंट्री सवाल और इसमें जुड़ता है सर, कि क्या खामनेई को पकड़ पाने में कामयाब हो पाएगा अमेरिका? क्योंकि ये युद्ध यदि अमेरिका जारी रखता है तो युद्ध का अंत तो तभी होगा जब वो खामनेई खामनेई पर कब्जा करे। खामनेई फिलहाल सुरक्षित ठिकाने पे पहुंचा दिए गए हैं और पूरी उनकी कैबिनेट या कोर ग्रुप सुरक्षित ठिकाने से ही आदेश दे रही है और ऑपरेट कर रही है। सवाल यह है कि खामनेई अपने देश के लोगों के लिए मजबूती के साथ खड़े हैं, अपने देश के समर्थन से। सद्दाम हुसैन को जिस देखिए। प्रकार से रिजीम चेंज के नाम पर पकड़ा गया था कई महीनों के बाद, आज की स्थिति कम से कम ईरान के मामले में यह कहती है कि जब तक खामनेई को मादुरो की तरह पकड़ने में कामयाब नहीं होगा अमेरिका, अमेरिका कम से कम इस युद्ध को या तो अपनी तरफ से खत्म कर दे या खामनेई को पकड़े। खामनेई को पकड़ना क्या इतना आसान आपको लग रहा है? देखिए, पिछली बार भी जो था, अटैक था, उसमें कहीं न कहीं वो अमेरिका ने ये इशारा किया था कि मुझे मालूम है कि वो ख़ामनेई कहाँ हैं, लेकिन मैं उनको अटैक नहीं करना चाहता। हम्म। मैं उनको ख़त्म नहीं करना चाहता। लेकिन अगर पिछली बार पता था, और इस बार जो आज सुबह अटैक हुआ है, हम्म। जिसको प्रीएम्प्टिव अटैक कहा गया है, हम्म। वो तो ख़ामनेई के आस-पास, महल के आस-पास ही सारे अटैक हुए हैं, उनके जी। जहाँ निवास था। ये मान के किया गया था कि एक शायद इसी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक में ही उनको खत्म कर दिया जाएगा, और जब हम्म। लीडर खत्म तो फिर बाकी सारी बातें ही खत्म हो जाती हैं। जी। इतना आसान नहीं है। ये आजकल टेक्नोलॉजिकल युग है, अमेरिका की निगाहें चप्पे-चप्पे पर हैं, 1-1, 2-2 मीटर तक की चीजें जो हैं वो सैटेलाइट से वॉच की जा रही हैं। जी। लेकिन क्या खamenei ने इस वक्त से पहले ही अपने आप को कहीं छुपा लिया है, किसी और कंट्रीज के सहयोग से कहीं और चले गए हैं, ये किसी को नहीं पता। तो अगर खामनेई को वो अमेरिका मादुरोई की तरह पकड़ने में कामयाब हो जाता है, तो समझिए कि फिर तो युद्ध भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर तो वहां रिजीम चेंज करके वो कर लेंगे, उसको कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन अगर वो पकड़ पाने में कामयाब नहीं होते हैं, तो ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, और लड़ाई अगर लंबी चलेगी तो फिर एस्केलेट होगी। पिछली बार भी जो उनके जो टॉप कमांडर्स हैं, आर्मी कमांडर्स हैं, कुछ उनके जो लीडर्स थे, उनको भी उड़ा दिया था इजराइल ने अपने अटैक में, और कई लोग उसमें मारे गए थे, जितने भी सीनियर कमांडर्स थे उनके मारे गए थे। तो इस बार भी निशाने पर तो सभी के सभी होंगे।
तो ये इस बार वो बच कैसे रहे हैं या खुद को कैसे बचा रहे हैं और कितने समय तक वो बचा पाएंगे, ये देखने वाली बात है। उसी पर युद्ध का जो लॉन्गेविटी है वो डिपेंड करेगा। जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि युद्ध की जो सीमा है, लॉन्गेविटी है, वो उसी पर तय होगी कि खामनेई को अमेरिका पकड़ पाने में कामयाब होता है या नहीं। लेकिन खामनेई को पकड़ पाना, ये शब्द दरअसल कूटनीतिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि खामनेई एक राष्ट्राध्यक्ष है और उनके साथ एक राष्ट्राध्यक्ष की तरह का व्यवहार ही होना चाहिए, और अंततः वो अपने देश के लोगों के लिए, अपनी संप्रभुता के लिए लड़ रहे हैं। अमेरिका इजराइल के पीछे इजराइल की संप्रभुता, उसकी जिद के लिए लड़ रहा है। तो जो राष्ट्र अपने देश के लिए, अपनी हजारों साल पुरानी सभ्यता के लिए, अपनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को पूरी दुनिया के सामने मजबूरी वश ही सही, परिस्थिति वश ही मजबूर होकर दिखाने के लिए जो खड़ा हुआ है, उस देश के साथ राष्ट्रवाद का जो नया नवेला जो फॉर्मूला पूरे विश्व में चल रहा है, उस फॉर्मूले से कहीं पुराना राष्ट्रवाद जिसका है। सवाल यह है कि दुनिया नैतिकता और अनैतिकता के चश्मे से कब इस पूरे युद्ध को देखेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विषय, वैश्विक परिदृश्य अंततः दो ही फॉर्मूले पर आकर टिकते हैं: शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और एक दूसरे की बाउंड्रीज का, उनकी संप्रभुता का सम्मान। इस युद्ध के अंदर ये दोनों चीजें गायब है, और निश्चित तौर पर इसमें ईरान का योगदान बहुत ज्यादा नहीं माना जा सकता। उकसावेपूर्ण कार्रवाई की बात जो ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इजराइल अपने लिए, अपने व्यक्तिगत हितों के लिए, अपने देश के हितों के लिए ईरान के ऊपर कह रहा है कि वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है। और आज से नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू 1995 से लेकर 2026 के बीच 7 अलग अलग मौकों पर यह बात कह चुके हैं कि अगले कुछ हफ्तों में, और कई बार तो कहा कि अगले कुछ दिनों में ईरान का न्यूक्लियर वेपन सामने आ जाएगा। वो आज तक सामने नहीं आया। तो क्या ये इराक के केमिकल वेपन की तरह, रासायनिक हथियारों की तरह है, जिस रासायनिक हथियारों का आरोप लगाकर इराक के ऊपर हमला किया गया था? कई सारे सवाल हैं, और इन सवालों से ऊपर ईरान का जज्बा है। तो देखते हैं ईरान अपने जज्बे के साथ, ट्रंप अपनी जिद के साथ, और इजराइल कहीं ना कहीं अपनी नाक के सवाल के साथ कब तक इस युद्ध को कायम रख पाते हैं। आज किस बेहद सार्थक और परिस्थिति जन्य चर्चा में जुड़ने के लिए ओंकारेश्वर जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।